के बहुत चांसेस होते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा। देखो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा हुआ है। 19, 20, 22, 23 आपसे पीएच से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो पहले हम ये देख लेते हैं पीएच का कॉन्सेप्ट क्या है। एक्चुअली पीएच जो होता है, इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, यानी किसी विलयन का जो पीएच होता है वो उस विलयन के हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के नेगेटिव लॉगरिथम को इंडिकेट करता है। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट सोरेनसन ने दिया था। किसने दिया था? सोरेनसन। और सोरेनसन ने एक स्केल दिया था जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं। ये क्वेश्चन काफी आता है, पीएच स्केल, जिस पर 0 से लेकर 14 तक के नंबर्स होते हैं और बीच में 7 होता है। और सोरेनसन ने बताया था यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 होता है तो वो उदासीन होगा। ये पीएच मान है। और यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है तो वो अम्लीय होगा। अम्लीय, यदि 7 से कम है तो अम्लीय होता है। और यदि पीएच मान 7 से ज्यादा होता है तो वो विलयन क्षारीय होता है। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट है। पीएच 7 है तो उदासीन होगा, 7 से कम है तो अम्लीय होगा, 7 से ज्यादा है तो क्षारीय होगा। बस इतना रिलेटेड क्वेश्चन कुछ ना कुछ आ जाता है। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, मतलब कॉन्सेप्ट इतना ही, पर क्वेश्चन बताते हैं शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। अब देखिए ना तो शुद्ध जल अम्लीय होता है ना शुद्ध जल क्षारीय होता है, क्योंकि हम ना तो अम्ल पीते हैं ना हम क्षार पीते हैं, हम तो उदासीन सॉल्यूशन पीते हैं ना। तो शुद्ध जल कैसा होता है? उदासीन। और उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? 7। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, सी हो जाएगा। करेक्ट है। ओके, आगे चलते हैं। फिर देखिए इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हैं। पहले पीएच वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर, अब देखिए अब की बार क्या क्षारीय विलयन का पीएच मान पूछ लिया है। वेरी सिंपल, बताओ अपने आप क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या हो जाएगा? बताया था ना अभी आपको, पीएच स्केल में 7 से अधिक हो जाएगा। ये 7 से अधिक होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। अभी मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट। और अच्छा ये ना, ये जो क्वेश्चन मैंने आपको लिखाया है इसके साथ एडिशन नहीं डला हुआ है, तो आप ये नोट कर लेना, ये क्वेश्चन 2020 में पूछा हुआ था। ये सब क्वेश्चन ना बोर्ड वाले कर रहे हैं जो पहले से ऑलरेडी एग्जाम में आए हुए हैं, तो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन। नेक्स्ट। ये देखिए इसके भी एडिशन छूट गए हैं। ये 2014, 16, 19 और 20, ये भी प्रश्न 4 बार पूछा हुआ है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और खुद आप बताएंगे, अब की बार अम्लीय विलयन का पूछा हुआ है, तो पीएच स्केल बनाया था, अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या 7 से कम होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। तो देखिए कॉन्सेप्ट तो एक ही है, पर कॉन्सेप्ट में काफी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है वो। ठीक है, आगे क्वेश्चन चलते हैं। ये कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, ये क्वेश्चन है ना 2023 लास्ट ईयर का ही है। ये कुछ एडिशन छूट गए थे एक्चुअली। हाँ, तो देखिए आप इस तरह से याद रखना, एक कुछ विलियन तो ऐसे होते हैं जो नीले को लाल कर देते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, तो उन्हें तो हम बोलते हैं अम्लीय। ऐसा कोई भी विलियन जो नीले लिटमस को लाल कर देता है उसको हम कहते हैं अम्लीय विलयन। यही अम्ल की परिभाषा है। अम्ल क्या करते हैं? नीले को लाल कर देते हैं, लिटमस पेपर को। और क्षार इसका अपोजिट काम करता है। क्षार क्या करते हैं? क्षार एक्चुअली लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। या ऐसे बोले, यदि कोई विलयन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है तो वो विलयन कैसा होता है? क्षारीय होता है। अब देखो प्रेजेंट क्वेश्चन में, प्रेजेंट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, अपने आप ट्राई करो आप। यस, प्रेजेंट विलियन में ये वाला दिया हुआ है कि लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है, तो कैसा होगा? क्षारीय होगा। कैसा होगा? क्षारीय होगा। और अभी पीएच स्केल में बताया था क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? बोलो। 7 से ज्यादा होता है। अब देखो ऑप्शंस में ये तो सब 7 से कम है ना, तो ये आंसर गलत है। 7 से ज्यादा, तो यही आंसर दिया हुआ है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा डी। क्योंकि ये क्षारीय विलयन है, इसलिए इसका पीएच मान 7 से ज्यादा होगा, तो इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब की बार देखिए उल्टा दे दिया, कोई विलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो कैसा विलियन होगा ये?
अभी आपको लिखा दिया अम्लीय होगा, और अम्लीय होगा तो उसका पीएच मान 7 से कम होगा। अब देखो एक ही आंसर है जो 7 से कम दिया हुआ है, राइट आंसर विल बी ए। करेक्ट है। और ये क्वेश्चन ना 2022 में पूछा हुआ है, कुछ क्वेश्चंस के एडिशन छूट गए थे, ये 2022 का क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट है। तो पीएच से रिलेटेड काफी क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं एग्जाम में, तो सभी क्वेश्चन सभी टाइप के मैंने आपको करा दिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, 15, 16, 14, 22, 23 बहुत बार पूछा हुआ है, और वास्तव में ये फॉर्मूले तो बहुत पूछता है। धावन सोडा का सूत्र बताओ, खाने वाले सोडे का सूत्र बताओ, जिप्सम का सूत्र बताओ, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ब्लीचिंग पाउडर का, तो इस तरह के फॉर्मूले आप याद करके जाना। फिलहाल ये क्वेश्चन धावन सोडा, तो एक्चुअली धावन सोडे का सूत्र क्या है, सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3। जो धोने वाला सोडा होता है इसका सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र, तो ये देखना ना, खाने वाला जो सोडा होता है जो घरों में इस्तेमाल करते हैं हम, NaHCO3, इसको बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो फॉर्मूले टाइप के ना काफी क्वेश्चंस आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ, जिंक प्लस H2SO4 ये किस तरह की अभिक्रिया है। अब देखिए ना, एक एक ऑप्शन करके देखो आप। संयोजन अभिक्रिया, ये चारों अभिक्रियाओं की ना परिभाषा भी इंपॉर्टेंट है, ये परिभाषा पूछ लेता है। तो देखो मैं आपको एक एक करके डिफाइन करता हूं, आप नोट कर लेना। देखो संयोजन अभिक्रिया या संकलन अभिक्रिया, इसका मतलब है दो चीजें आपस में जुड़ जाती हैं। जब दो छोटे छोटे अणु आपस में मिलकर एक बड़ा अणु बना लेते हैं तो उसको हम कैसी अभिक्रिया बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। और इसका एग्जाम्पल, पहले वाले का एग्जाम्पल यदि आप देखते हैं, संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं हम, आप पूरा वर्ड लिखेंगे संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल। तो इस तरह की रिएक्शन जैसे ट्वाइस Na+Cl2 और 2NaCl। ठीक है, आप यहां पर नोट कर सकते हैं कि दो छोटी चीजों ने मिलकर एक बड़ी चीज बना ली है, ये संयोजन है। ऑप्शन पहले सी देखो, सी ऑप्शन में वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है ना, आप पूरा वर्ड लिखेंगे वियोजन अभिक्रिया। तो ये ना जस्ट संयोजन का उल्टा होता है। संयोजन में क्या था, दो छोटी चीजें मिलकर एक बड़ी चीज बना लेती हैं। वियोजन में क्या, एक बड़ी चीज टूटकर दो छोटी, दो या दो से ज्यादा छोटी छोटी चीज बना लेती हैं। दैट मीन्स यदि कोई बड़ा यौगिक छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है तो इस तरह की अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल CaCO3 और विद द फॉर्मेशन ऑफ CaO+CO2। तो आप देखो यहां पर एक बड़ा यौगिक दो छोटे छोटे यौगिकों में या अणुओं में टूट गया है, ये विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, फिर आते हैं देखो द्विविस्थापन अभिक्रिया पर। आप पूरा वर्ड लिखेंगे, इनको हम डिफाइन कर रहे हैं। एक्चुअली ना यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन और तैयार है, इन चारों अभिक्रियाओं की परिभाषा भी आपको यहाँ पर मिल रही है, अभी राइट आंसर हमने नहीं लिखा है। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, आप पूरा वर्ड लिखेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो वो रासायनिक अभिक्रिया जिनमें यौगिकों के आयनों की अदला बदली हो जाती है, वो रासायनिक अभिक्रिया जिनमें यौगिकों के आयनों की अदला बदली हो जाती है, वो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। देखो कैसे, जैसे AgNO3 + NaCl, और यहां से बन जाता है AgCl + NaNO3। आप ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड में हमने जो यौगिक लिए हुए थे, इनके आयंस की अदला बदली हो गई है। इसके नाइट्रेट आयन के प्लेस पर क्लोराइड आयन आ गया, और क्लोराइड आयन के प्लेस पर नाइट्रेट आयन आ गया। तो ये जहां पर किसी अभिक्रिया में यौगिकों के आयनों की अदला बदली हो जाती है, उस अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और लास्ट जो बचती है विस्थापन अभिक्रिया, इसको भी परिभाषित कर लेते हैं। आप पूरा वर्ड लिखेंगे विस्थापन अभिक्रिया। तो वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिकों के किसी अणु के एक या एक से अधिक परमाणुओं के स्थान पर कोई अन्य परमाणु या परमाणुओं का समूह आ जाता है। फिर से सुन लीजिए, वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक के अणुओं में किसी एक परमाणु या परमाणुओं के समूह के स्थान पर कोई अन्य परमाणु या परमाणुओं का समूह आ जाता है, वो विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। और इसका परफेक्ट एग्जाम्पल ना यही रिएक्शन है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ही रहा होगा। आप ध्यान से देखो,
इस अभिक्रिया में इस यौगिक के इस परमाणु के स्थान पर, ठीक है ना, हाँ, इसके स्थान पर क्या आ गया, जिंक आ गया। जिंक ने हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया, इसका स्थान परिवर्तन कर दिया, H2 को भगा दिया और खुद इसकी जगह पर आ गया। तो इस यौगिक के इस परमाणुओं के समूह के प्लेस पर जिंक आ गया। तो ये किसका एग्जाम्पल है, विस्थापन अभिक्रिया का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस को वीडियो की सीरीज में मैंने वही क्वेश्चन शामिल किए जो बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं। मैं ये तो नहीं कह रहा कि सेम क्वेश्चन आएंगे, पर जो क्वेश्चन आएंगे उसमें कहीं ना कहीं आपको इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो ये दो क्वेश्चन तैयार करके जाना, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम। वो पूछेगा इनका सूत्र लिखो, इनके बनाने की विधि लिखो, इनके उपयोग लिखो। तो आप तैयार करके जाना जरूर। प्लास्टर ऑफ पेरिस वही जो प्लास्टर हो जाता है, जब डॉक्टर जो वो क्या कहते हैं उसे प्लास्टर करता है, उसे प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। ठीक है ना, मूर्ति बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। और इसका राइट फॉर्मूला CaSO4 इंटू हाफ H2 होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, सूत्र याद करके जाएंगे। और जिप्सम का पूछता है तो देखो ध्यान से, ये वाला फॉर्मूला जिप्सम का होता है, ठीक है ना। पर हमसे किसका पूछा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला CaSO4 इंटू हाफ H2 होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट, आर्सेनिक क्या है। एक्चुअली आर्सेनिक ना उपधातु होती है। आप आवर्त सारणी देखना, ये धातु और अधातुओं के बीच में आता है। तो ये राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर, दिस वन, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो देखिए पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं। अब भोजन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, तो देखिए सब चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, जल भी चाहिए, क्लोरोफिल भी, ठीक है ना, और सूर्य का प्रकाश भी। तो सभी करेक्ट हो जाएंगे, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए नोट कीजिए अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति में सामान्य रक्तदाब, देखिए रक्तदाब सिंपली मीन्स ब्लड प्रेशर, जिसको आप बीपी कहते हैं। तो देखो तो सबको पता होगा, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो सबसे पहले आपका बीपी चेक करता है ना। तो बीपी की परफेक्ट वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। मिनिमम जो बीपी होता है, न्यूनतम वाला, लोएस्ट वाला, वो 80 होता है, और जो हाईएस्ट होता है वो 120 होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर 120 एंड 80 हो जाएगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं होता है। तो एक्चुअली देखिए ना, ये आपको पता होगा, ये नर में पाया जाता है, शुक्रवाहिका, जो शुक्राणु से रिलेटेड है ना। शुक्राणु, शुक्राणु किस में होते हैं, पुरुषों में होते हैं, नर में होते हैं। तो ये मादा का पार्ट नहीं है, मादा में तो अंडाणु होते हैं, उसमें अंडा से होता है, जहां बच्चे की ग्रोथ होती है वो गर्भा से होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे राइट आंसर इसका शुक्रवाहिका हो जाएगा। ओके, और देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप इसके एडिशन देखो कब कब पूछा हुआ है, ये 19, 20, 22, 23 बहुत बार पूछा हुआ है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे के क्वेश्चन के लिए करते हैं, आप जल्दी से नोट करो इसको। यस, आगे क्वेश्चन, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें पाया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपको मेरे हिसाब से पता होना चाहिए। जरा सोच के बताओ आप, क्या इसका राइट आंसर होता है, मुकुलन द्वारा जनन अलैंगिक किसमें पाया जाता है। सोचो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसे नहीं लिखा है मैंने यहाँ पर, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन का राइट आंसर ना हाइड्रा होता है, याद रखेंगे आप। हाइड्रा में मुकुलन द्वारा होता है। अब बनाते हैं ना हाइड्रा का, ऐसे इस तरह का होता है हाइड्रा ये, और यहाँ से इसका मुकुलन सा बन जाता है, यानी कि साइड में से एक इसका मुंह बन जाता है। तो मुकुलन द्वारा इसमें अलैंगिक जनन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे आप। 17, 19, 20, 22, 23 बहुत बार पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या बताइए। तो सोचो क्या होती है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या बताइए। ठीक है, तो बताओ इसका राइट आंसर, आपको आना चाहिए। तो 46 होती है ना, यस, 46 इसका राइट आंसर होगा। 23 जोड़े, आप ध्यान रखो, जो गुणसूत्र होते हैं वो 23 जोड़े होते हैं, और एक जोड़ा में दो होता है। तो 23 दूनी कितने हो जाएंगे, टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके, अगले 5 क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, आगे इसमें स्लाइड कंप्लीट हो गया है, चलिए आगे नहीं है, मैं आपको अलग से लिखा देता हूँ। ठीक है ना, कुछ 5 क्वेश्चन और थे फिजिक्स से रिलेटेड। हमने केमिस्ट्री कर लिया, बायोलॉजी कर लिया,
वो क्वेश्चन इसमें स्लाइड में नहीं है। यस, मैं आपको अलग से लिखा देता हूँ। देखिए 2022 में जो क्वेश्चन आया था अपने वीडियो का 16 क्वेश्चन, देखो ये दिया हुआ था एक गोलीय दर्पण। ठीक है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। और क्वेश्चन ये था इसकी फोकस दूरी होगी, इसकी फोकस दूरी होगी। करो, मैं ऑप्शन में लिखता हूं और आप ट्राई करो। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, सेकंड दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, देन नेक्स्ट सी दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, और डी दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये क्वेश्चन 2022 में था। करो जल्दी से आप इसको। गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या दी हुई है और आपसे उसकी फोकस दूरी पूछा हुआ है। तो गोले दर्पण में पढ़ते हैं फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का सूत्र क्या होता है। तो देखिए, करते हैं इसको। आप ध्यान रखेंगे, जब भी वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी का क्वेश्चन आता है तो आप ध्यान रखेंगे वक्रता त्रिज्या हम क्या कैपिटल आर से इंडिकेट करते हैं, कैपिटल आर। और फोकस दूरी को किससे इंडिकेट करते हैं, इसको हम एफ से इंडिकेट करते हैं। और आपको पता होना चाहिए जब आप इस तरह के दर्पण बनाते हैं, मान लो ये अवतल दर्पण बनाया हुआ है, ठीक है, तो वक्रता केंद्र मान लो यहाँ पर होता है, ये सही है। वक्रता केंद्र की यहां तक की जो दूरी होती है ध्रुव से, उसको हम लिखते हैं कैपिटल आर। और फोकस पॉइंट इसके एग्जैक्टली बीच में होता है, जो फोकस बिंदु होता है वो बीच में होता है, एफ, कैपिटल एफ। और इस दूरी को हम लिखते हैं फोकस दूरी। ध्यान रखेंगे, वक्रता केंद्र क्या होता है, जिस केंद्र को मान के दर्पण बनाया गया है, या दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले की जो केंद्र होता है वो हमारा वक्रता केंद्र सी होता है। ठीक है, और सी की इस ध्रुव तक की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। देखो इस त्रिज्या का ये पूरा गोला बन जाएगा ना, एक तरह से वृत्त बन जाएगा। तो फोकस दूरी क्लियर दिख रहा है, जब ये एग्जैक्टली मिड पॉइंट में होता है तो फोकस दूरी क्या होगी, वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। और वक्रता त्रिज्या कितनी है क्वेश्चन में, 30 सेंटीमीटर। तो 30 का आधा कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन काफी पूछा हुआ है। नोट कर लिया आपने। चलिए आगे अगला क्वेश्चन इसी टाइप का है और इंपॉर्टेंट वन है। 17, ये दिया हुआ है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसकी या दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। ठीक है, तो बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है। आप जरा ट्राई करो, ऑप्शन मत लिखना आप, मैं ऑप्शन लिखता हूं तो आप सॉल्व करो। करो जल्दी से। और ये 40 सेंटीमीटर। और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2014, 16, 19, 20 सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ, दैट मीन्स क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट वन है। करो जल्दी से। करते हैं, देखो आपने ट्राई कर लिया है। तो बिल्कुल देखो सेम सूत्र यही, फोकस दूरी क्या वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है ना, ये फोकस दूरी एफ का मान दिया हुआ है हमको, और ये वक्रता त्रिज्या आर हमसे पूछा हुआ है, करेक्ट है। तो वक्रता त्रिज्या सिंपली क्या, आर बराबर 2 गुना फोकस दूरी। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो हमारा आंसर 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। राइट आंसर विल बी बी। ठीक है, आसान है। तो इस तरह के कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या से रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आया हुआ है। जल्दी से नोट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन फिर मैं आपको कराता हूं।
यस। नेक्स्ट, नंबर 18। देखिए दिया हुआ है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयुक्त करते हैं। चश्मे में प्रयुक्त होता है। चश्मा वर्ड भी लिखा हुआ, देखो चश्मे में तो लगाएंगे, वो मैंने पूरा नहीं लिखा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये था, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में क्या प्रयुक्त होता है। ठीक है, ऑप्शन ये थे, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, देन अवतल लेंस, और अवतल दर्पण। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2019 और 22। ठीक है, चलो। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ऐसे देखो, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए देखो दो दोष मेन आते हैं, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। ठीक है, तो थोड़ा सा कुछ रिजल्ट हम पहले देख लेते हैं। एक तो दोष होता है निकट दृष्टि दोष, इनकी परिभाषा बहुत पूछी जाती है। और एक होता है दूर दृष्टि दोष। तो आप ऐसे देखो, आप परिभाषा यदि आपको लिखनी है कहीं पर, तो आप लिखेंगे निकट दृष्टि दोष वो दोष होता है जिसमें व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, लेकिन दूर स्थित वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है ना, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ऐसा आपको समझ में आ जाएगा। पर आप जब लिखेंगे तो पूरा लैंग्वेज लिखेंगे। निकट दृष्टि दोष वह दोष होता है जिससे पीड़ित व्यक्ति को निकट की चीजें दिखाई देती हैं, पर दूर स्थित वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। तो देखिए उल्टा होता है, लगता ऐसा है कि निकट दृष्टि दोष तो निकट का नहीं दिखेगा, नहीं। आप परिभाषा से याद रखो, निकट का दिखता है पर फिर भी दृष्टि में दोष है। निकट का देखता है पर फिर भी दृष्टि में दोष है, तो ये निकट दृष्टि दोष है। और इस दोष के निवारण के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। कैसे लेंस का? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, ना कि दर्पण का। लेंस होता है जो दोषों को निवारण करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दूरदृष्टि दोष इसका उल्टा हो जाएगा। दूरदृष्टि दोष कौन सा दोष होगा? जिसमें दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं परंतु निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। देखो, दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं परंतु निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। और इस दोष से पीड़ित व्यक्ति का निवारण करने के लिए, दोष का निवारण करने के लिए, सॉरी व्यक्ति का नहीं, दृष्टि दोष का निवारण करने के लिए हम कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं? हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो देखिए ऐसे याद रखना आपको, दूरदृष्टि, ठीक है ना, दूरदृष्टि, दूरदृष्टि में उत्तल लेंस, ऊ याद रहेगा आपको, ऊ। दूरदृष्टि यहाँ पे ना यू एक तरह सारा दोनों में, दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, तो दूसरे वाले में क्या, अवतल लेंस का हो जाएगा। तो आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करेंगे? हम अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी सी। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं, नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, देखिए, एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है।
असमर्थ है मतलब देख नहीं सकता है, ठीक है, दूर की वस्तु उसको नहीं दिखाई देती है। और प्रश्न है, उसके नेत्र में कौन सा दोष है? ठीक है, ऑप्शन में ये दिए हुए हैं। दूरदृष्टि दोष, तो आपको उत्तर पता चल गया होगा, अभी कॉन्सेप्ट बता दिया था। निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी है। सी में लिखा हुआ है दोनों, यानी दूरदृष्टि दोष भी और निकट दृष्टि दोष भी। और डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं, मतलब कोई सा भी दोष नहीं है। ये ऑप्शन दिए हुए हैं। और ये प्रश्न ना लास्ट ईयर ही था, 2023 में पूछा हुआ है। तो कर दो अप्लाई। अभी तो कॉन्सेप्ट बताया था आपको। देखो लास्ट पेज पे हमने किया था ये ना, जिस व्यक्ति को दूर का दिखाई देता है, ठीक है, और निकट का नहीं दिखाई देता, तब तो दूरदृष्टि दोष है। लेकिन जिसको दूर का नहीं दिखाई देता, पास का दिखाई देता है, वो कौन सा दृष्टि दोष है? निकट दृष्टि दोष। हमारे क्वेश्चन में था ना, व्यक्ति दूर की वस्तुओं को देखने में असमर्थ है, मतलब कहाँ की वस्तु देख पा रहा है वो वस्तुएं पास की देख पा रहा है, निकट की वस्तुएं देख पा रहा होगा, क्योंकि दूर की देखने में असमर्थ था। तो निकट की वस्तु देख पा रहा है, पर फिर भी दृष्टि में दोष है, तो कौन सा दोष हो जाएगा? वो निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए। आगे लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट, नंबर 20। फिजिक्स से एक क्वेश्चन और लिया हुआ है जो काफी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ऐसे पूछा था, 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा में, ये घंटा शब्द है, जूल की संख्या होगी। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होगी। और ऑप्शन ये थे, 3.6, ये पॉइंट है बीच में, 10⁻³ जूल। दूसरे में दिया हुआ है 3.6, 10⁻⁴ जूल। जूल सभी के साथ लिखा है। 3.6, 10⁻⁵ जूल। या डी 3.6, 10⁻⁶ जूल। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2014, 19 और 20 में पूछा हुआ है। तो करते हैं अप्लाई, देखो। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। तो देखो, बिजली की जो यूनिट घर में जैसा आप यूज करते हैं उसकी यूनिट है 1 किलोवाट घंटा। तो आप ऐसे देखो, 1 किलोवाट घंटा, घंटे को ऐसे से लिखते हैं, तो इसको अलग अलग ब्रेक कर लेते हैं। 1 किलोवाट अलग कर दिया, मल्टीप्लाइड बाई 1 घंटा अलग कर दिया। ठीक है, अब देखो 1 किलोवाट का मतलब क्या हो गया? 1000 वाट। ठीक है, 1 किलोवाट का मतलब क्या हो गया? 1000 वाट। जैसे 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो ऐसे ही 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। और 1 घंटे के सेकंड बना लो, 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं। तो ये हमारी बन जाएंगी सेकंड। अब देखिए इसके बाद, ये 1000, और देखो वाट का मतलब क्या होता है? जूल प्रति सेकंड, जूल पर सेकंड होता है एक्चुअली, इनटू ये 6 6 36, 3600 सेकंड। और ध्यान से देखो आप, ऐसे काटा पीटी आपको एग्जाम में फाइनली करनी नहीं है, पर अपने समझने के लिए, सेकंड से सेकंड कट गया है, ठीक है, मैंने आपको बताया था ऐसे काट के दिखाते नहीं है, बस समझने के लिए होता है। तो फाइनली ये माइंड मेकअप रखते हुए कि सेकंड से सेकंड कट गया, तो कितना बचा आंसर? अब देखो, ये 36 के आगे 2 जीरो तो यहाँ पर है, और 3 जीरो यहाँ पर है, इतना आ जाएगा, इतने जूल। और इसको आप जब डेसिमल को प्लेस करोगे, देखो अभी डेसिमल यहाँ पर एक्चुअली, ठीक है, तो कितने स्थान प्लेस करना होगा? देखो 1 2 3 4 5 6, तो 3.6 और गुणा 10 की घात 6 बन जाएगा, इतने जूल।
अब देख लो, कोई ना कोई ऑप्शन आपको मिल रहा होगा। ठीक है, 36 का आगे 50 आगे थे, 3.6 10⁻⁶ जूल। डेसिमल को ऐसे प्लेस कर दें, 1 2 3 4 5 6, 6 स्थान आगे किया, तो क्लियर दिख रहा, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।